हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के मंथ में रिलीज हो जाएगी। इफ यू वांट टू अपीयर इन द दिसंबर 2023 एग्जाम, देन आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी से सही डायरेक्शन में, सही सिलेबस नॉलेज के साथ, सही एग्जाम पैटर्न के नॉलेज के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली क्वालिफाई योर नेट प्लस डीआरएफ इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई या क्रैक करने से पहले उस एग्जाम के बारे में जानना, उस एग्जाम को समझना और एग्जाम के सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन आ जाता है कि सिलेबस में एग्जैक्टली हमें क्या चीजें पढ़नी है, कौन से इनमें मेजर सब्जेक्ट्स है और कौन से माइनर सब्जेक्ट्स है। इनके हमारे कोर एरियाज को समझने में कई बार स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है। सो आज के वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट सिलेबस फॉर यूजीसी नेट लॉ दिसंबर 2023। दिसंबर के एग्जाम में अपीयर होने के लिए, दिसंबर के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए यूजीसी नेट लॉ का जो सिलेबस पैटर्न है उसमें कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स है, माइनर सब्जेक्ट्स है, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक ओवरव्यू लेते हैं हमारे यूजीसी नेट लॉ के क्वेश्चन पैटर्न का। इसमें दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एक जनरल पेपर होता है, इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का आपका होता है पहला पेपर। सेकंड पेपर में जो आपका लॉ का पेपर है उसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स ईच और टोटल हो गया 200 मार्क्स, यानी कि कंप्लीट जो आपका दोनों ही पेपर है वो 300 मार्क्स का होता है। टाइमिंग्स की बात करें तो 3 आवर्स होते हैं, 180 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाता है टू कंप्लीट द पेपर। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू एग्जाम है। सिलेबस में जो पेपर 1 है दैट इज आवर रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जनरल पेपर है। सभी एग्जाम्स के लिए, सभी सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए ये पहला पेपर कॉमन होता है। सेकंड है हमारा पेपर लॉ। पहले यूनिट में पहले जो पेपर है हमारा उसमें 10 यूनिट्स होते हैं। जब आप प्रीवियस 2-3 साल के पहले के क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि मोस्ट प्रोबेबली 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो हर यूनिट से पूछे जाते थे। बट लास्ट के 3-4 टर्म से ऐसा देखा गया है कि यूजीसी नेट ने अपना एग्जाम लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट कर दिया और अनप्रेडिक्टेबल कर दिया। इसने अपने यूनिट्स को मार्क्स में कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया है, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि हर यूनिट से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे या फिर हर यूनिट से 5 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। देयर आर सम यूनिट्स जिससे कभी कभी 5 से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे ऐसे यूनिट्स हैं जिनके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सो अब हम इसको कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, तो अपनी स्टडी को हम किस तरह से यूनिट 1 में हम किस तरह से कौन सब्जेक्ट्स को ध्यान दे सकते हैं जिससे हमारे जो मार्क्स हैं वो सिक्योर हो जाए। ऐसा ना हो कि हम किसी यूनिट पर पूरी मेहनत कर ले और एग्जाम में देखा जाए कि उस यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो हमारी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है। सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पैटर्न्स को देखते हुए ऐसा एनालाइज किया गया है कि देयर आर सम यूनिट्स जिनसे 100% हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हमें अपनी स्टडी जो है, जो पढ़ाई है, वो बिल्कुल स्मार्ट तरीके से करनी है कि हम बिल्कुल श्योर शॉट ऐसी ही चीजें पढ़ें जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए, और जो चीजें थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, जो उतना नेसेसरी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है हमारे क्वेश्चन पेपर में, हम उन चीजों को स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर में जो 10 यूनिट्स हैं, आप उनमें से अपना बेस्ट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स जो है, बेस्ट ऑफ 8 यूनिट्स आप चूज कर सकते हैं। कंप्लीटली अगर आप 2 यूनिट्स को छोड़ भी देते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये एग्जाम आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है। आपको इसमें टॉप नहीं करना है, जस्ट कट ऑफ मार्क्स को बीट करना है, दैट्स इट। सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है पेपर 1 में वो ये है कि इसमें मिनिमम मार्किंग होती है 40, यानी अगर आपका जो पेपर 1 है उसमें 40 से कम आता है और आप पेपर 2 लॉ में बहुत अच्छा करते हो, सपोज 80-90% ले आते हो, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर नेट और जीआरएफ। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको दोनों में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो आपको सिक्योर करना ही है। तो आउट ऑफ 100 आपको 40 लाने हैं, यानी कि 20 क्वेश्चंस जो है वो आपके करेक्ट होने चाहिए। क्लियर, ये माइंडसेट अपने क्लियर रखना है कि 20 क्वेश्चन एटलीस्ट जो है वो सिक्योर होना चाहिए। बट बीइंग ऑन अ सेफ साइड हम मानकर चलेंगे कि हमें पेपर 1 में कंप्लीटली
50% जो है वो मार्क्स सिक्योर करना है, यानी आउट ऑफ 100 हमें 50 मार्क्स लाने हैं, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस हमें 25 क्वेश्चंस को श्योर शॉर्ट करेक्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप चीज़ों को तुक्का लगा के कंप्लीट करो, पेपर को सॉल्व करो। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप श्योर शॉर्ट तरीके से पढ़ाई करो, सो दैट एटलीस्ट आपके 50% जो आंसर्स हैं पेपर 1 के वो तो सही ही हो, करेक्ट ही हो। अब हम आते हैं यूनिट पर कि इस यूनिट में आपको क्या क्या किन किन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना है। सबसे पहले हम आते हैं कॉम्प्रीहेंशन पे, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसा पार्ट है सिलेबस का जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन जो है आपका कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू सिक्योर हो जाएगा। कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, थोड़ा सा आपको अपना जो लीगल रीजनिंग जो है, इंग्लिश लैंग्वेज की जो आपकी नॉलेज है उसको अप्लाई करना होता है, और 5 आंसर्स यानी कि 10 मार्क्स आपके कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू सिक्योर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं डीआई पर। डीआई वैसे तो हर बार मोस्ट प्रोबेबली इजी ही आता है, बट सिर्फ लास्ट ईयर जो लास्ट टर्म था हमारा, जून वाला टर्म, उसमें इसमें से थोड़े से टफ क्वेश्चंस आ गए थे, अदरवाइज डीआई आपका सही आता है। सो डीआई की भी अगर आप प्रिपरेशन थोड़ी ढंग की कर लेते हो तो इसमें भी आपके 5 आंसर्स जो हैं वो करेक्ट हो सकते हैं। मैथ्स बहुत स्कोरिंग होता है, आपको थोड़ा सा जस्ट बेसिक फॉर्मूला, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, एवरेज, परसेंटेज, इसी टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं टेबल बेस्ड क्वेश्चन पे। तो थोड़ी सी प्रिपरेशन और प्रैक्टिस अगर आप अपनी डीआई की कर लेंगे तो इसमें भी आपके 10 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। मैथ्स से ही रिलेटेड कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो 2-4 क्वेश्चन आप उसमें से मान लो, यानी कि इसमें से भी अगर आप देखो तो 4 मार्क्स आपके मैथ के रीजनिंग से कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं अपने कोर एरियाज पे, दैट इज टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे। टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एक ऐसा एरिया है जिसमें मिक्स क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, इन सब को मिला करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से सिर्फ टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम होते हैं कि वो आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि क्या आपको रिसर्च की भी नॉलेज है, टीचिंग की भी नॉलेज है, टीचिंग में आप किस तरह से कम्युनिकेट कर सकती है उस स्टूडेंट से, उसकी भी नॉलेज है या नहीं। सो इसलिए इन तीनों यूनिट के मिला करके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो इन 3 सब्जेक्ट्स को आप 1 यूनिट मान सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर एरिया है, इससे हर बार अच्छी क्वांटिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन 3 यूनिट्स को अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे तो इसमें भी आप अपने 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आईसीटी, दैट इज कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें भी अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें से भी 5 में से आउट ऑफ 5 3 क्वेश्चन तो अपने बेसिक नॉलेज के थ्रू अटेम्प्ट कर पाओगे। हायर एजुकेशन एंड पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये 2 एरियाज है जिनसे आपको करंट जो भी करंट नॉलेज, करंट अफेयर्स जो भी है इनसे रिलेटेड, जैसे रिसेंट में हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई, पीपल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या न्यू चीज़ें इंटरनेशनल लेवल पर आई हैं, तो ये सब की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसमें से अगर आप यूनिट 9 को स्किप भी कर दे तो हायर एजुकेशन वाले टॉपिक को तो आपको 100% अप टू डेट रहना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इनसे रिलेटेड आपको नॉलेज इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली गैदर करनी चाहिए। तो इसी तरह से आप देख सकते हो देयर आर वेरी, आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी 8 यूनिट्स चूज कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग, इन्हें आपको स्किप नहीं करना है। रिसर्च, टीचिंग और कम्युनिकेशन से मिला करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनमें से अगर आप एक भी क्वेश्चन को, यूनिट को स्किप करोगे तो इससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। बट ट्राई करें कि अगर आप इस यूनिट को कवर कर रहे हैं तो इन तीनों को ही आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आईटी की बात करें तो आईटी में आप इन सब में से, बट मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर फॉलो करें। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जिस तरह से क्वेश्चन आए हैं उससे होगा क्या कि इससे आपको क्वेश्चन पेपर का आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इसमें भी यूनिट 1 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि आप सिंपली पढ़ोगे, ये डेफिनेशन पढ़ोगे और सिंपली एग्जाम में आ जाएगा कि ये किसका डेफिनेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आते हैं। सभी क्वेश्चन जो वो प्रैक्टिकल बेसिस पर आते हैं। तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। तो जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे, उनके क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से 2-3 यूनिट को मिला करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप अपनी नॉलेज को, जैसे आपने टीचिंग और रिसर्च पढ़ तो लिया, बट उसको जब क्वेश्चन फॉर्मेट में ये पूछा जाता है तो आप अपनी नॉलेज को किस तरह से इस क्वेश्चन पर अप्लाई करोगे,
ये चीज़ आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही आपकी इम्प्रूव हो पाएगी। इसलिए ये सब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं टीचिंग, रिसर्च के, कम्युनिकेशंस के, इनको आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। अदरवाइज आईसीटी इज़ अ वेरी ईजी पार्ट, आप इसको पढ़ सकते हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये भी बहुत ईजी है। इसमें ये सब है ना एप्लीकेशन वाली चीज़ें नहीं, ये सब एप्लीकेशन वाली चीज़ें हैं। टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब में आपको नॉलेज अप्लाई करनी होगी। बट हायर एजुकेशन पॉलिसी, ये सब आपको जस्ट नॉलेज गैदर करना है, रट्टा मारना है, चीज़ों को पढ़ना है ना। पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इनसे रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज, चेंजेस, इन सब चीज़ को आपको जस्ट पढ़ना है, याद करना है। सो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन सब में से चूज कर सकते हो, बट मेक श्योर कि कॉम्प्रीहेंशन, डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग, आईसीटी और हायर एजुकेशन पॉलिसी, इनको आप स्किप ना करो। और टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन के स्टडी, नॉलेज गेन करने के बाद इनके एप्लीकेशन वाले प्रैक्टिस पर भी आपको ध्यान देना है। इतना कर लोगे तो 50% जो है आपका सिलेबस पेपर 1 का, वो ऑलमोस्ट आप सिक्योर कर लोगे पेपर 1 में अपने 50% मार्क्स। नाउ कमिंग टू पेपर 2, जो हमारा मेन पेपर है, लॉ पेपर, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगेन आई वुड से कि इसमें से भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हर यूनिट से हर चीज़ें पढ़नी है। आप अपना इसमें से टॉप 8 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, बाकी 2 यूनिट आप छोड़ भी सकते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स चूज कर लो, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसमें। जूरिस्प्रूडेंस, अब हम बात करेंगे मेजर और माइनर सब्जेक्ट्स की, कि किन्हें आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है और किन सब्जेक्ट को आप ऊपर से ओवरव्यू करके स्किप कर सकते हो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यूजीसी नेट लॉ के लिए है जूरिस्प्रूडेंस। डोंट यू डेयर टू स्किप इट। एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके पूरे सिलेबस में, और इससे हर बार 5 क्वेश्चंस मोर और लेस, आप ज़्यादा ही मान लो, बट उससे कम भी नहीं पूछे जाते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन। और ऐसा नहीं है कि जूरिस्प्रूडेंस बहुत डिफिकल्ट है, इसमें थियोरीज हैं, बुक्स है, बुक एंड ऑथर याद रखना होता है, थियोरीज याद रखनी होती है, कौन स्कूल्स इसमें याद रखने होते हैं। तो ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन है, बट आपको अगर आप समझ के पढ़ोगे तो जूरिस्प्रूडेंस बहुत ईजी है। आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जूरिस्प्रूडेंस की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, जिसमें आप इजी तरीके से इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। अगेन मैं बोलूँगी कि इसमें आपको सब्जेक्ट को समझना है, रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बुक एंड ऑथर का तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस बुक का ऑथर कौन है, इसको आप याद कर सकते हो। बट थियोरीज, स्कूल्स, इनसे रिलेटेड जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको उस थियोरी को, उस स्कूल को, लॉ के नेचर को समझना ज़रूरी है। अगर आप समझ लोगे तो उससे रिलेटेड किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। सो फोकस ये करना है कि जूरिस्प्रूडेंस को समझ के पढ़ें। बुक्स एंड ऑथर, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, लेकिन बाकी कंसेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है। तो नेचर एंड सोर्सेस पढ़ना है, स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, सभी स्कूल्स इंपॉर्टेंट है, उनके इनसे रिलेटेड जो भी जूरिस्ट है उन्हें आपको पढ़ना है। लॉ एंड मोरालिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज, वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। लीगल पर्सनैलिटी, प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी। आप यहाँ देख सकते हो, आप नीचे के ये जो 3 पोर्शन है, लॉ, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, ग्लोबल जस्टिस, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, इन्हें आप फॉर द टाइम बिंग स्किप कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है, इससे बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और अगर क्वेश्चन पूछे भी जाते तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, नोट्स बहुत अलग अलग तरह से कलेक्ट करने पड़ेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हो तो इन अपने कोर एरियाज पे ज़्यादा ध्यान दें, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनको आप अच्छे से कंप्लीट पढ़ लो, इनमें से कुछ भी मत छोड़ना। लास्ट के 3 सब्जेक्ट्स को, 3 यूनिट्स को, आप चैप्टर्स को थोड़ा सा स्किप अवॉइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट मेक श्योर इनको करना है। साथ ही साथ मैं बार बार बोल रही हूँ, हर यूनिट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट पढ़ के जाना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में अगर आपको ग्लोबल जस्टिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल रहा है, मॉडर्निज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल रहा है, तो उसको एक बार पढ़ के माइंड में कॉन्सेप्ट को रख लेना कि हाँ ठीक है, वो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप उस टाइप के आंसर को कर पाओ। इन सब नीचे के 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करना है, अलग से बुक्स और नोट्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट इन सब्जेक्ट्स को, जो नेचर, सोर्सेज, स्कूल्स वगैरह हैं, इनको आपको अच्छे से बुक्स, नोट्स के साथ कॉन्सेप्ट को समझ के याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड एड लॉ। इस यूनिट में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते।
वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, और इनसे हर बार अच्छे क्वांटिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ईच एंड एवरीथिंग। सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको यूजीसी नेट लॉ में कंप्लीट एग्जैक्टली सिलेबस बता दिया गया है कि क्या पढ़ना है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये पूरा सिलेबस आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लियरली लिखा हुआ है कि क्या पढ़ना है। प्रीएम्बल पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स पढ़ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, यूनियन स्टेट एग्जीक्यूटिव के रिलेशनशिप्स को पढ़ना है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बुक आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ कैटेगरीज देख लो, सब्जेक्ट्स देख लीजिए, चैप्टर देख लीजिए और उस सब चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट फिनिश कर लो, दैट्स इट। यूनियन स्टेट के लेजिस्लेशन को पढ़ना है, जुडिशियरी पढ़ना है, इमरजेंसी प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, कुछ स्पेशल स्टेट्स के जो प्रोविजन है वो इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा और बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, तो अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करनी है। वन बाय वन एक एक चैप्टर को उठाना है, पढ़ना है और उसको मार्क करते जाना है, दैट्स इट। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। इसमें से भी आई वुड प्रेफर कि आप कंप्लीट अच्छे से पढ़ो, इसको स्किप ना करो। इसमें से भी नेचुरल जस्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसको अच्छे से आपको कवर करना है, इस पूरे यूनिट को, यूनिट 2 को। नेक्स्ट आते हैं हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे। ये बहुत ईजी है, इसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए एक्स्ट्राडिशन की, और ये रेफ्यूजीज का सोर्सेज क्या है, ये सब बेसिक क्वेश्चंस आपको इसमें से पढ़ने हैं। ये नीचे का एरिया थोड़ा सा आपको डिटेल में इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीजें हैं उन्हें पढ़नी है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी फॉलो करते जाना है। लॉ ऑफ क्राइम्स, अगेन इसमें सिर्फ इजी है, स्कोरिंग है, आईपीसी ही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि क्राइम्स में आपको सीआरपीसी, एविडेंस सब चीजें कवर करनी है। और आईपीसी में भी आपको स्पेसिफिकली कैटेगरीज बता दी गई हैं, तो इनमें आपको बेयर एक्ट को तो अच्छे से पढ़ लेना है। बेयर एक्ट में क्योंकि इसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सेक्शंस मैच करिए, पनिशमेंट्स याद रखना है कि किसके लिए कितनी पनिशमेंट है। तो चैप्टर वाइज, कैटेगरी वाइज आप अपनी यूनिट 4 की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत ईजी स्कोरिंग है। इसको आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं कि कौन से सेक्शन में कितनी पनिशमेंट दी गई है, कौन से सेक्शन में क्या बताया गया है, मर्डर कौन से सेक्शन में है। और इसमें बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ना है। बेयर एक्ट अगर आप लॉ ऑफ क्राइम्स के लिए पढ़ लेते हो अपने आईपीसी को, तो दैट इज सफिशिएंट। और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जिन्हें आपको कवर करना है इन आईपीसी, दैट्स इट। और आपका यूनिट 4 जो है वो कवर हो जाएगा कंप्लीटली। अगेन अ वेरी इजी यूनिट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लॉ ऑफ टॉर्ट बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है और लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ने हैं, दैट्स इट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक छोटा सा एक्ट है, इसमें से बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, अपील कौन से सेक्शन में फाइल करते हैं। वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन, जस्ट छोटा सा बेयर एक्ट है, इसको कंप्लीटली पढ़ लेना है और यू आर गुड टू गो। नीचे के क्वेश्चंस की बात, चैप्टर्स की बात करें, जैसे कि हमारा मोटर व्हीकल्स कंपटीशन, पूरा आपको पढ़ना ही नहीं है। इसमें स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट में आपको सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, नो फॉल्ट लायबिलिटी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस एंड क्लेम्स ट्राइब्यूनल, दैट्स इट। वैसे कंपटीशन भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसमें अग्रीमेंट से रिलेटेड, डोमिनेंट पोजीशन, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, इसमें भी कैटेगरीज चैप्टर्स बता दिए गए हैं कि क्या पढ़ना है। बट इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस पोर्शन, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो, अदरवाइज आप कर सकते हो। उसमें सिलेबस स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया गया है कि आपको पूरे एक्ट्स में से क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। बट अगर इफ़ यू डोंट वांट, आप स्किप कर सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, कंडीशन यही है कि आप बाकी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लो। तो अगर लॉ ऑफ टॉर्ट से 5 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन आपका इसमें से आता है, तो बाकी 4 क्वेश्चन जो इस पोर्शन से आ रहे हैं ये आपके चारों करेक्ट हो जाएं, है ना। थोड़ा सा अगर आप रिस्क ले रहे हो एक साइड में, तो दूसरा पोर्शन आपको 100% स्ट्रॉन्ग तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हमारा कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में हमारा आता है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के इसमें भी आपको बेयर एक्ट से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। कैटेगरीज बता दी गई है, टॉपिक्स बता दिया गया है कि क्या क्या पढ़ना है। इनमें भी आपको सेक्शंस याद रखने हैं और इसमें केस लॉ जो है वो याद रखना है, दैट्स इट। 4 यूनिट आपके एक एक्ट से कंप्लीट हो गए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंपॉर्टेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनी लॉ, ये कंपनी लॉ के जो 3 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप बीच के ये 3 एक्ट्स को
नेगोशिएबल भी इंपॉर्टेंट है, तो बीच का आप ये दो स्किप कर सकते हो, सेल ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप, इसे आप स्किप भी कर दोगे। तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए अच्छे से, कंपनी लॉ को पढ़ लीजिए और CSR पढ़ लीजिए। आपका कमर्शियल लॉ मोस्ट प्रोबेबली 80% आपका कवर हो जाएगा। और कंपनी लॉ से जो रिलेटेड केस लॉज है, जजमेंट्स है, उन्हें आपको देख लेना है। ओके, नेक्स्ट इज हमारा फैमिली लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी हर बार क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं, बट डेफिनेट किसी में भी नहीं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैमिली लॉ से एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वी कांट प्रेडिक्ट, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो डेफिनेटली कवर करना ही है। तो फैमिली लॉ में आपको पढ़ना है हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन बेस्ड और केस लॉ बेस्ड, वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस भी आपको कवर करना है इसमें। इस तरह से इन एरियाज को आप फैमिली लॉ में कवर कर सकते हो। फिर अगेन मुस्लिम लॉ में देयर इज मुस्लिम मैरिज एक्ट, डावर, सक्सेशन, विल, फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तो आपको बेसिक जो है केस लॉज है उन्हें आप कर लोगे तो दैट इज सफिशिएंट। बाकी एक न्यू कॉन्सेप्ट है इसमें लिव इन रिलेशनशिप का, इससे भी रिलेटेड जो भी केस लॉज हैं इन्हें आपको अच्छे से कवर कर लेना है। तो फैमिली लॉ में आपको पढ़ना है हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, सक्सेशन एक्ट। इन एक्ट्स को आपको बेयर एक्ट से स्टार्ट करनी है, ठीक है। बेयर एक्ट इन हिंदू लॉज का ले लेना है, उन्हें पढ़ लेना है। मुस्लिम लॉ अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप इसमें से सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो कर लो, दैट्स इट सफिशिएंट। और यूनिफॉर्म सिविल कोड और लिव इन रिलेशनशिप वाले पोर्शन में और डाइवोर्स वाले पोर्शन से आप सारे केस लॉज को देख सकते हो, कवर कर सकते हो। दिस मच इज सफिशिएंट फॉर योर यूनिट 7 फैमिली लॉ। Next is environment and human rights law. This is also very important unit. Environment और environment law बहुत easy है, मतलब इसमें सिंगल बेयर एक्ट आपको नहीं पढ़ना, इसमें इंटरनेशनल लेवल पर आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है। सो आपको मेरे चैनल पर एनवायरमेंट लॉ से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सो आप उन्हें देख करके अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको इस यूनिट के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी विद दैट वीडियोस, ओके। फिर ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमन राइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ह्यूमन राइट लॉज जो भी है, जैसे UDH और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, उनसे रिलेटेड सभी चीज़ें, जितनी भी कमीशन है ना, ये दिस वन, कितने कमीशंस बनाए गए हैं, ये क्या कब बनाया गया, क्या करती है, किस तरह से काम करती हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको जो है इसमें कवर करनी पड़ेगी। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये सब आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। एनवायरमेंट लॉ में केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो एनवायरमेंट लॉ से रिलेटेड जो भी केस लॉज है उनको आप अच्छे से देख सकते हो, जो लैंडमार्क केस लॉज है, साथ ही साथ जो रिसेंट के केस लॉज है, ठीक है। उन दोनों ही चीज़ों को आपको यूनिट 8 में कवर करना है फॉर एनवायरमेंट लॉ। ह्यूमन राइट में केस लॉज नहीं, बट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें से आपको किन कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा फोकस करना है, किन को ज़्यादा पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं IPR की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, कॉपीराइट एक्ट, लॉ ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन्फ्रिंजमेंट। इसमें भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन दिया रहेगा, टॉपिक दिया रहता है और आपको मैच करना होता है, या फिर टॉपिक्स दिए रहते हैं, आपको सेक्शन वाइज उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में अरेंज करना होता है। तो कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क के बेसिक सेक्शंस आपको पता होने चाहिए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बहुत ईजी है, 1-2 घंटे लगेंगे आपको और आपका ये पोर्शन जो है वो आप कंप्लीट कवर कर लोगे, छोटा सा टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी से बहुत रेयर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। IT इज इंपॉर्टेंट, वैसे भी आपको ICT जो है, कंप्यूटर्स जो है वो यूनिट 1 के लिए पढ़ना ही है, तो IT लॉ को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही इसमें हेल्प मिल जाएगी। IT में भी सब कैटेगरी स्पेसिफिकली डिफाइन कर दी गई कि क्या क्या पढ़ना है, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स, तो सिर्फ इन कैटेगरीज को पढ़ना है। इसमें क्या क्या पेनाल्टीज है, इनका एडजुडिकेशन कैसे होता है, तो ये सभी चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ के बेयर एक्ट में मिल जाएगी। इसमें भी अगर आप बेयर एक्ट को फॉलो कर लोगे तो दैट इज सफिशिएंट फॉर IT। इसमें बायोडाइवर्सिटी छोड़ सकते हैं। थियोरीज और कॉन्सेप्ट ये बहुत इजी बेसिक्स है, इसमें भी आपको 1 से 2 आवर लगेंगे मैक्सिमम और आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, इट्स नॉट वेरी मच टफ, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्परेटिव पब्लिक लॉ पे, एक बहुत ही डिस्प्यूटेड यूनिट हम इसे कह सकते हैं, बिकॉज ये ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रीवियस आपने अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स में उतने डिटेल में नहीं पढ़ा है।
बट दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है और इंटरनेशनल चीज़ें अभी के टाइम पर आप देख रहे हो कि इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी चीज़ें हैं दूसरे कंट्रीज से रिलेटेड वो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। सेकेंड, अभी क्या है कि यूनिट 2 में जो हमारा पेपर 2 है उसमें 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। हर बार देखा गया कि 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक आपको कंपैरेटिव पब्लिक लॉ का तो मिल ही जाएगा। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन। इसमें आई वुड प्रेफर कि एक सिंगल बुक लेने से अच्छा है कि आप इसको गूगल और यूट्यूब पे भी देयर आर मेनी वीडियोस और गूगल के थ्रू भी आप इन सब की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। इसमें से आप अपने इजी एरियाज को अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए, जैसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ इंपॉर्टेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट है, जुडिशियरी आपने अपने कंट्री का पढ़ रखा है, इंडिया का आपको पता है, तो सिमिलरली आपको यूके और यूएसए के जुडिशियरी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज और आप ऑब्टेन कर लो, दैट इज सफिशिएंट। रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू का पोर्शन इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, ओम्बड्समैन इंपॉर्टेंट है, राइट टू इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, फेडरलिज्म आप छोड़ सकते हो, मेथोडोलॉजी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इनमें से अगर आप कॉम्परेटिव पब्लिक लॉ को पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप इन सब जो हमने बाकी के 8 एरियाज है, 8 सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप कवर कर लो अच्छे से। बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, आपको अमेजन वगैरह पर मिल जाएगी कंपैरेटिव पब्लिक लॉ की बुक, बट इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर यू अगर आप खुद से रिसर्च करके इनके नोट्स को गूगल वगैरह के थ्रू कलेक्ट करते हो तो, क्योंकि इससे कंप्लीट चीजें नहीं पढ़नी ना, स्पेसिफाइड कर दिया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में कैसा है हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रखा है, बट अदर कंट्रीज में कैसा है तो आप एक बार देख लो यूके का सेपरेशन ऑफ पावर किस तरह से काम कर रहा है, यूएसए में किस तरह से पावर को सेपरेट किया गया है, फ्रांस में क्या पॉलिसीज अप्लाई की जाती है फॉर सेपरेशन ऑफ पावर। सो अकॉर्डिंगली आप अगर खुद से रिसर्च करके पढ़ोगे तो रिसर्च करने के साथ साथ ही आपकी जो पढ़ाई है वो होती जाएगी, तो आपको अलग से कंपैरेटिव पब्लिक लॉ को याद करने के लिए, समझने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। सो इट विल सेव योर टाइम अगर आप खुद से इसके नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो। अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू, आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है वैसे करें, बट मेक श्योर कि जो भी हमने मेजर एरियाज बताए हैं आप उन मेजर सब्जेक्ट्स को स्किप ना करो और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग साथ में आप ये भी मेंटेन करके चलो कि दोनों ही पेपर को पढ़ना है, पेपर 1 एंड पेपर 2, क्योंकि दोनों में आपको एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो चाहिए। सेकेंडली सिर्फ पेपर 2 के भरोसे आप जीआरएफ क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा बर्डन डिवाइड कर सकते हो दोनों ही पेपर्स को पढ़ के। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो गए होंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल लॉ गुरुकुल एंड हिट द बेल आइकन so that you don't miss out any update for your UGC NET December session. Time to time I will try to upload videos for your preparation, for your December preparation, so that आप इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने दिसंबर एग्जाम में GRF क्वालिफाई कर जाए। Thank you so much. If you have any queries, comment me in the comment box. I will try to resolve it. Bye. Take care. Best of luck.